नमस्ते, मैं केडी हॉस्पिटल से साक्षी त्यागी आपका स्वागत करती हूँ पेंडेमिक डायरीज में। आज मेरे साथ ईएनटी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर हार्दिक शाह। वेलकम सर। नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे म्यूकरमाइकोसिस पर। सर, हम बहुत जगह पे म्यूकरमाइकोसिस सुन रहे हैं, एग्जैक्टली क्या है और किस तरीके से ये कोविड रिकवर्ड पेशेंट में देखा जाता है सर? म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिसको कॉमनली ब्लैक फंगस के नाम से भी पहचाना जाता है। मोस्टली पहले के टाइम में हम एक साल में 2 या 3 पेशेंट्स देखते थे, पर अभी कोविड के रिकवरी पेशेंट्स में ये काफ़ी एकदम से बढ़ गया है केसेस, और गुजरात, एमपी, राजस्थान और दिल्ली में भी ये बहुत सारे केसेस अभी रिसेंट फेज़ में दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। सर, किस तरीके के सिम्टम देखे जा रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस में? अगर पेशेंट्स म्यूकरमाइकोसिस से सफ़र होता है तो शुरुआत की केसेस में उसको सीवियर पेन यानी कि हेडेक हो सकता है, आंखों के आसपास दौरान नज़दीक के एरिया में भी पेन हो सकता है। वो इतना सीवियर कई बार होता है कि वो रात को नींद भी सो भी नहीं पाता है। नॉर्मल पेन किलर दवाई से भी वो कंट्रोल नहीं हो सकता है। दूसरा, नाक में से ब्लीडिंग होना, नाक में से क्रस्टिंग, ब्लैकिश क्रस्टिंग डिस्चार्ज वगैरह निकलना, वो हो सकता है। आँखों के पापन में या सूजन आ सकती है, रेडनेस ऑफ आइज़ हो सकती है। कई बार टूथनिंग, लूज टूथनिंग हो सकता है, टूथ एक हो सकता है, और स्वेलिंग यानी कि चेहरे की एक साइड पे सूजन, काफ़ी सूजन आने की शिकायतें रह सकती है। अगर ये सारे लक्षण है तो म्यूकरमाइकोसिस के रोग होने के चांसेस या पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। सर, व्हाट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन? किस तरीके से ये ट्रांसमिट होता है? नॉर्मली ये अपने बॉडी के अंदर म्यूकरमाइकोसिस के फंगस होते ही है और बाहर एनवायरनमेंट में भी होता ही है। अगर बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है तो जो नॉर्मल फंगस है वो ग्रो करता है, यानी कि अपने नाक की चमड़ी हो गई, वो कट हो गई या किसी भी तरह से वो ब्रीच हो गई, तो वो फंगस ग्रो होता है। अगर पर्सन की इम्यूनिटी कम होती है तो समझो कि बाहर एनवायरनमेंट में है और अपनी स्किन पे भी वो होता है, और कहीं पर स्किन कट हुई, स्किन पंक्चर हुई और हमने टैप वगैरह वहाँ लगवा दिया तो भी वहाँ पे म्यूकर ग्रो हो सकता है। तो वो म्यूकर अपने बॉडी से ही होता है और कई बार ऑक्सीजन लाइन से भी आ सकता है। नॉर्मली एरोजोल यानी कि एक दूसरे से हवाई से वो ट्रांसमिट नहीं होता, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है उसमें। ओके सर, किस तरीके से म्यूकरमाइकोसिस को प्रिवेंट किया जा सकता है? हमने जितने भी केसेस देखे उसमें हर एक केसेस में ऑलमोस्ट 99% हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को हाई ब्लड शुगर की शिकायत रहती है या उसमें हाई ब्लड शुगर पाया गया है। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि उसका शुगर लेवल कंट्रोल में होना चाहिए। दूसरा है कि अगर लंबे टाइम से वो ऑक्सीजन ले रहा है तो ऑक्सीजन की लाइन वगैरह, जो टैप वाटर वगैरह वो यूज़ कर रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। नाक के अंदर बार बार खुजली करना, वो सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तीसरा है कि जितने भी सिम्टम्स हमने आगे बताए वो सारे किसी में भी अगर पहले मालूम पड़े तो तुरंत किसी भी डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। अगर वो अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाता है तो हम उसकी अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो शुगर कंट्रोल रहना ही सबसे उसका बेस्ट पाया गया है, और अननेसेसरी स्टीरॉइड्स नहीं लेना चाहिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो स्टीरॉइड बहुत अवॉइड करना चाहिए। होम आइसोलेशन में हो तो भी स्टीरॉइड, अगर नहीं ज़रूरत तो अवॉइड करना चाहिए। कई लोग कोविड होने के पहले ही दिन से स्टीरॉइड लेना शुरू कर देते हैं अपने हिसाब से, वो एकदम से गलत चीज़ है। पहले 7 दिन तक अगर स्टीरॉइड अवॉइड करें तो ये रोग को हम काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर हार्दिक, किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं जब आप इस तरीके का म्यूकरमाइकोसिस के केसेस देखते हैं? तो किस तरीके का डायग्नोस, किस तरीके का ट्रीटमेंट आप वो करते हैं? सबसे पहले उसको डायग्नोस करना, यानी कि उसकी कंफर्मेशन की पेशेंट को म्यूकरमाइकोसिस से सफ़र हो रहा है, वो करना सबसे ज़रूरी है। उसके लिए हम रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन यानी कि एमआरआई करवाते हैं, जिसमें साइनस का एमआरआई और आँखों का और ब्रेन का, तीनों का शामिल होता है, जिससे मालूम पड़ता है कि फंगस है और कितनी स्प्रेड में हुआ है, कितने ऑर्गन इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो मालूम कर सकते हैं। दूसरा है हम नेज़ल एंडोस्कोपी करके, यानी नाक के अंदर दूरबीन डाल के भी चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर फंगस ग्रो कर रही है कि नहीं। अगर वो ग्रो कर रहा है तो हम बायोप्सी लेके ही उसका रिपोर्ट 1-2 घंटे में ही आ जाता है और हम कंफर्मेशन कर सकते हैं। तो 2 मेन तरीके हैं, एक रेडियोलॉजिकल जिससे कितना स्प्रेड होता है वो मालूम पड़ता है, और दूसरा एंडोस्कोपी, नेज़ल एंडोस्कोपी जिससे बोलते हैं, उससे कंफर्मेशन हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। डायग्नोसिस करने के बाद उसका स्टेजिंग डिसाइड होता है कि वो कौन से ऑर्गन में इन्वॉल्व हो रहा है। मोस्टली वो नाक
साइनसिस में इन्वॉल्व होता है तो वो स्टेज 1 में बोलते हैं हम, फिर आँखों में भी जा सकता है और फिर ब्रेन में भी जा सकता है। जितना स्टेज ज़्यादा होगा, जितने इन्वॉल्व होंगे ऑर्गन, उतनी उसकी मोर्टालिटी यानी कि उसकी नॉर्मल होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। डायग्नोसिस करने के बाद हम उसकी स्टेजिंग करते हैं और उसके हिसाब से हम उसकी ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। ओके सर, किस तरीके से इसको अवॉइड किया जा सकता है और हॉस्पिटल लेवल पे किस तरीके के प्रिकॉशनरी मेजर्स किए जा रहे हैं सर? जैसे मैंने पहले भी बताया, ये म्यूकर के फंगस का जो डिजीज़ है वो मोस्टली जिसको हाई ब्लड शुगर की शिकायत है, इवन कोरोना के पेशेंट में हमने पाया कि फेरिटिन लेवल भी ज़्यादा होता है। तो शुगर लेवल ज़्यादा हो, फेरिटिन लेवल ज़्यादा हो और उसको स्टीरॉयड के इंजेक्शन चल रहे हो, तो ये तीनों चीज़ है कि उसको आपको ऑलवेज़ कंट्रोल में रखना है। अगर शुगर कंट्रोल में रखा, फेरिटिन भी कम है, स्टीरॉयड हो सके उतने कम जा रहे हैं, जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर यानी कि ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन जाता है उसमें टैप वाटर यूज़ ना करे, स्टराइल वाटर यूज़ करे और नाक में से खुजली वगैरह हो सके उतना अवॉइड करे, तो ये काफ़ी हद तक हम अस्पताल में ही इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सर, हमने बहुत सारे केसेस में सुना है कि म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट्स को ब्लाइंड हो जाते हैं वो और उनको पैरालिसिस हो जाता है, तो ये किस हद तक सही है और क्या इसके लिए हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं? ये काफ़ी हद तक सही है क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस फंगस बहुत रैपिडली स्प्रेड होता है बॉडी में। अगर उसका हाई ब्लड शुगर हुआ, फेरिटिन ज़्यादा हुआ, इम्यूनिटी कम हुई, तो वो कई बार पेशेंट को, जैसे हमने कई 1-2 पेशेंट ऐसे भी देखे जिसको विदिन 48 आवर्स डायग्नोस होने के बाद आई विजन लॉस यानी कि ब्लाइंडनेस आ जाती है एक आँख में, फिर दूसरे बाजू भी आई लॉस हो सकता है, यानी दोनों आँखों में भी ब्लाइंडनेस हो सकती है। अगर वो ब्रेन तक पहुंच जाता है तो पैरालिसिस, स्ट्रोक वगैरह भी हो सकता है। तो ये काफ़ी कॉमन सी चीज़ है जिसमें पेशेंट को रैपिडली आई लॉस, विजन लॉस यानी ब्लाइंडनेस आ सकता है और स्ट्रोक भी हो सकता है। उसके लिए ट्रीटमेंट म्यूकरमाइकोसिस की, जैसे हमने बताया, हम स्टेजिंग डिसाइड करते हैं कि कौन से स्टेज में है। स्टेजिंग डिसाइड करने के बाद उसके 2 तरीके की ट्रीटमेंट होती है, एक मेडिकल लाइन होता है और दूसरा सर्जिकल लाइन। जो मेडिकल लाइन होता है हम उसमें एंटी फंगल, एम्फोटेरिसिन, फोसाकोनाजोल, इसुवाकोनाजोल करके इंजेक्शन वगैरह और टैबलेट वगैरह देते हैं ताकि वो कई हद तक हम रोग को कंट्रोल कर सके। और जितना भी स्प्रेड हो चुका है अंदर, वो सारा चीज़ हम सर्जिकल से निकाल सकते हैं, तो वो डिब्राइडमेंट करके हम उसको निकाल पाते हैं। सर, म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट को किस स्पेशलिटी में दिखाना चाहिए? म्यूकरमाइकोसिस पेशेंट मल्टी स्पेशलिटी जो अस्पताल है उसमें मोस्टली उसमें ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिजिशियन के अंडर में उसकी ट्रीटमेंट होती है। दूसरा है कि उसको इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट यानी कि जो एंटी फंगल दवाई चल रही है, जिससे कई बार अपनी किडनी में भी शिकायतें हो सकती है, किडनी को नुकसान भी हो सकता है, तो उसके लिए हमको इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट को भी साथ में रखना पड़ता है। ENT सर्जन और ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कि आँख के सर्जन, वो चारों डॉक्टर मिलके इस सर्जिकल और मेडिकल मैनेजमेंट है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ साथ में अगर पेशेंट की कंडीशन ख़राब हुई, समझो कि कोविड पेशेंट है जिसको ऑलरेडी लंग ख़राब है, तो कई बार क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट को भी इसमें इन्वॉल्व करना पड़ सकता है ताकि हम उसका भी कंट्रोल कर सके। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, यानी कि 3 से 4 डॉक्टर, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ENT सर्जन, ऑफ्थेल्मिक सर्जन, और समझो कि ब्रेन में चला गया अपने स्ट्रोक वगैरह, तो न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन को भी इसमें इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। सर, म्यूकरमाइकोसिस के केसेस में कितना टाइम तक पेशेंट का स्टे रहता है हॉस्पिटल में, और अगर पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसके बाद कितने टाइम तक उसको फॉलोअप के लिए आने की ज़रूरत रहती है? अगर नॉर्मली पेशेंट बिना ऑक्सीजन की ज़रूरत के नॉर्मल स्टेबल पेशेंट है, तो हम फर्स्ट डे उसका डायग्नोसिस होने के बाद सर्जरी करते हैं। सर्जरी के बाद उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, एंटी फंगल ट्रीटमेंट जो बोलते हैं, वो करीबन 10 दिन तक मिनिमम हम देते हैं। पेशेंट स्टेबल रहता है, इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाता है, तो फिर हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। और इसको हम कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना पड़ता है। कई पेशेंट को पाया गया है कि बाद में भी ये रिकर हो सकता है, यानी दूसरी जगह भी, और वही सेम स्टेज में दूसरी बढ़ भी सकता है, तो उसको 2 या 3 महीने मिनिमम रेगुलर फॉलोअप पर और चेकअप में आना चाहिए। अगर 3 से 4 महीने तक कुछ भी रिकरेंस नहीं हुआ तो हम बोल सकते हैं कि वो म्यूकरमाइकोसिस से अभी मुक्त हो गया है, यानी वो डिजीज़ पूरा मिट गया है, वैसा कर सकते हैं। पर ये मिनिमम 10 दिन से 2 हफ्ते तक उसको इंजेक्शन की ज़रूरत रहती है, और फिर 2 महीने तक उसको टैबलेट वगैरह घर पे वो ले सकता है।
ओके, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ ये सारी इम्पोर्टेंट जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर हार्दिक। थैंक यू।